अभी हम आज जो सेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं उसका नाम है EPC एक्सचेंजेस इन प्राइमरी केयर। ये सेशन हम एवरी मंथ 2 बार रखते हैं। इसका मेन हेतु ऐसा है कि जो लोग प्राइमरी केयर में काम कर रहे हैं वो लोगों को हम इकट्ठा करें इस प्लेटफॉर्म पे और उनसे हम शेयरिंग करें कि ओके सो हमारा ये प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अलग अलग जगह से जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं प्राइमरी केयर में उनको बुलाते हैं और वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपना काम, अपने लर्निंग्स उसमें शेयर करते हैं और काफ़ी अच्छा डिस्कशन होता है। तो इस सेशन के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। ये एवरी मंथ 2 बार शेयर होता है, 2 बार होता है ये सेशन शनिवार को। आज जो हमारे साथ हैं वो डॉक्टर धीरेन मोदी हैं। वो कम्युनिटी हेल्थ प्रोजेक्ट सेवा रूल के डायरेक्टर हैं। काफ़ी सालों से वहाँ पे काम करते हैं वो। उनका बैकग्राउंड PSM का है, कम्युनिटी मेडिसिन का। और उन्होंने एक एरिया लिया है धर्मपुर, जो वहाँ पे जशोदा नरोत्तम ट्रस्ट एक है, उनके साथ वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और वो एरिया जो है वलसाड डिस्ट्रिक्ट का ट्राइबल एरिया है। वहाँ पे उन्होंने एक अच्छा मॉडल बनाया है, कम्युनिटी बेस्ड मॉडल, जिसमें जो माल न्यूट्रिशन है, एक्यूट माल न्यूट्रिशन, उसको एकदम एकदम लोएस्ट लेवल जो हम बोल सकते हैं कि जो अवॉइडेबल, जैसे ब्लाइंडनेस में कॉन्सेप्ट होता है अवॉइडेबल की जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उतने हद तक वो प्रिवेंट हो गया है। और जो बाकी है वो मोस्टली वो कंजेनिटल एनोमलीज या दूसरे जो इरिवर्सिबल फैक्टर मेनली उस रिलेटेड है बाकी। तो उन्होंने कैसे ये करवाया वो, और जसोदा नरोत्तम टीम ने उन्होंने कैसे करवाया, तो वो हम आज सुनेंगे उनसे। और आई थिंक ये हमारे में से काफ़ी लोगों को यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो हमने भी कुछ काफ़ी लर्निंग्स होंगे इसमें से। तो हमारे पास जनरली 1 आवर का सेशन रहता है, तो अराउंड 40-45 मिनट्स का ये प्रेजेंटेशन रहता है और अराउंड 15 मिनट्स का डिस्कशन रखते हैं उसके बाद। तो धीरेन भाई, आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू, प्लीज आप शुरू कर दीजिए। ठीक है। सो थैंक यू डॉक्टर श्याम फॉर ये प्रेजेंटेशन। सभी के लिए मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए काफ़ी धन्यवाद। मैं जो बात करने जा रहा हूँ बेसिकली डॉक्टर श्याम ने जो बताया कि धर्मपुर कपराड़ा में जसोदा नरोत्तम पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट है, उनके साथ सेवा रूरल का एक काफ़ी पुराना गठबंधन है और हम लोग टेक्निकल सपोर्ट उनको देते हैं 2005 से। तो उसी का एक मॉडल आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले थोड़ा मैं सेवा रूरल के बारे में बताना चाहूँगा। तो सेवा रूरल 1980 में झगड़िया करके ट्राइबल ब्लॉक है, वहाँ पे साउदर्न पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर स्थित है। वो पूरा रूरल पुअर ट्राइबल ब्लॉक है। डॉक्टर्स और प्रोफेशनल ने उसे बनाया है। और हमारा मेन जो ओवरऑल मिशन की बात करें तो हेल्थ है, एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग है, रिसर्च एंड वुमेन डेवलपमेंट का काम है। जनरली हम लोग जो भी प्रोजेक्ट करते हैं नर्मदा और भरूच डिस्ट्रिक्ट जनरल ट्राइबल ब्लॉक से, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं ओवरऑल सेवा रूरल के अलग अलग डिपार्टमेंट के डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज इसके लिए टाइम नहीं है। लेकिन जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ का जो पूरा काम है उसके अंदर अभी काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें सिकल सेल भी है, एडोलसेंट है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का है, और ऑब्वियसली चाइल्ड हेल्थ और माल न्यूट्रिशन पे भी काफ़ी काम हो रहे हैं। आज हम जो ज़्यादा फोकस करने वाले हैं वो जो टेक्निकल सपोर्ट सेवा रूरल जसोदा नरोत्तम पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट, जिसको JNPCT बोलेंगे आपसे, उसको 2005 से जो हम लोग दे रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा है। तो वहाँ पर भी काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन आज हम ज़्यादातर कम्युनिटी हेल्थ का जो काम हो रहा है JNPCT में उसके अंदर हम बात करेंगे। उसमें अभी मेनली 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं: मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, एडोलसेंट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड एनीमिया मिटिगेशन। इसी के अंदर भी हम लोग आज ज्यादातर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में ही बात करेंगे। ओवरऑल वहाँ की टीम की बात करें तो 62 का स्टाफ है, ऑलमोस्ट 50-50% मेल फीमेल का रेशियो है। और हर गांव के अंदर उनके एक विलेज हेल्थ वर्कर्स है जिसको हम लोग आरोग्य सहेली बोलते हैं। वो करीबन 100 के ऊपर जितनी आरोग्य सहेली बहन है। ये हम लोग देखेंगे कि किस तरह का पूरा एक जियोग्राफी है। वो एक लाइक गुजरात का चेरापूंजी, यानी कि मानसून में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और लेकिन जब
मानसून चला जाता है और समर आ जाता है, तो अभी अप्रैल मई के अंदर पानी की स्कैरसिटी भी इतनी ज्यादा होती है। तो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे पानी भी खूब है, लेकिन जब पानी की ज्यादा जरूरत होती है समर में, तब पानी नहीं होता है। तो ऐसे रिमोट एरिया के अंदर हम लोग काम करते हैं। जनरली यहाँ पे जो मैप में दिखा है उसी विलेजेस और पीएससीज में हम लोग ने काम किया है। और धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र हॉस्पिटल को एक हेडक्वार्टर सॉरी मानते हैं जो। हाँ, धीरेन भाई, स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही है अभी। आई डोंट नो, मेरे लिए सब आई थिंक स्लाइड शो मोड आपने किया है अभी, क्योंकि हमें वो ही दिख रहा है, सिर्फ पावर पॉइंट का वो विंडो ही है। मैं स्लाइड शो मोड में हूँ, लेकिन मैं दोबारा स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा करता हूँ। या अब दिखाई दे रहा है? यस, अभी दिखाई दे रहा है। यस, ओके, ठीक है। पुरानी स्लाइड हम नहीं बताते क्योंकि टाइम इतना नहीं रहेगा, लेकिन जो ये हम मैप में देखते हैं ना, वहाँ पे जनरली फील्ड का काम हो रहा है। जो कपराड़ा के 2 पीएससी है और धर्मपुर के 2 पीएससी है। और जब सबसे दूर का विलेज की बात करें तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स बोल सकते हैं कि धर्मपुर से 100 किलोमीटर्स अवे सबसे दूर का एक विलेज है। और ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स की बात नजदीक का विलेज है। उस तरह का पूरा एक तो कुल 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम कर रहे हैं, जिसमें करीबन 1 लाख की पॉपुलेशन है। और उसी के 1 लाख की पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे हम लोग 3000 प्रेग्नेंट बहनों के साथ, 2500 लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि पोस्ट नेटल मदर्स के साथ, और करीबन 0 से 5 साल वाले 10,000 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। हम लोगों ने किस तरह से पूरा ये प्रोजेक्ट प्लान किया और किस तरह से वहाँ पे काम किया, उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। तो जब हम लोगों ने 2018 में ये काम चालू करना चाहा, तो उस टाइम पे हम लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट, वलसाड डिस्ट्रिक्ट के सीडीएचओ और यूनिसेफ का भी वहाँ पे काम चल रहा था, उनसे राय ली कि आपको कौन से पीएससी ऐसे जहाँ का हेल्थ इंडिकेटर काफी खराब है। तो उन्होंने हमें धर्मपुर के 2 और कपराड़ा के 2 पीएससी काम दिए। भी रिमोटली थे, हमको भी लग रहा था कि वहां से पेशेंट को धर्मपुर कैसे ले जाएंगे जब कोई कॉम्प्लिकेशन होगा, तो काफी इश्यूज था। लेकिन फिर पूरी टीम ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वो 4 पीएससी इस तरह से सिलेक्ट किए। फिर वहाँ के लीडर सरपंच को मिले, उनको बताया कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि जेएनपीसीटी के नॉन हेल्थ के भी काम वहाँ पे उस एरिया में थोड़े थोड़े चलते थे। तो एटलीस्ट उनको पता है कि संस्था है, कुछ काम कर रही है। लेकिन हेल्थ का काम पहली बार वहाँ पे उस एरिया में हो रहा था। फिर उसके बाद आरोग्य सहेली का एक सिलेक्शन हुआ जो विलेज लेवल से ही हुआ। उसका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद जब सिलेक्शन हुआ तो उसका एक ट्रेनिंग सुपरवाइजर का पसंदगी हुई, और ऊपर से क्लस्टर इंचार्ज। ये वो 3 टायर सिस्टम है। हर एक गांव के अंदर एक आरोग्य सहेली है, हर 5 गांव के बीच में एक सुपरवाइजर है, और हर पीएससी का एक क्लस्टर इंचार्ज होता है, और फिर हेडक्वार्टर की टीम होती है। तो इस तरह से पूरा 3 टायर सिस्टम वहां पे डेवलप हुआ है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने बेसलाइन सर्वे किया पूरा आरसीएच का कि क्या कंडीशन है उस 4 पीएससी के अंदर। उस टाइम पे हमने देखा कि काफी होम डिलीवरी हो रही थी, तो जहाँ पे होम डिलीवरी का परसेंटेज ज्यादा था वहाँ पे जो दाई बहनें होती है उसको भी हम लोगों ने ट्रेन किया। और एक रेफरल लिंकेज किस तरह से एस्टाब्लिश करेंगे उसका भी पूरा मैपिंग किया कि कौन सी हॉस्पिटल पे जा सकेंगे, अगर उसको हाई रिस्क है तो वहाँ पे डायरेक्ट कहाँ पे भेजना है। तो एक पूरा रेफरल लिंकेज भी उस तरह से वहाँ पे एस्टाब्लिश किया। फिर हम लोगों ने पूरा एक एमसीएच कार्ड बनाया जिसमें आरोग्य सहेली और सुपरवाइजर्स डेटा को जब भी फील्ड में विजिट करते थे एज पर दी आईएमएनसीआई और होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर गाइडलाइन, तो फिर उस तरह से वो पूरा डेटा फिलअप करते थे। काफी अलग अलग वेरिएबल्स, 2500 से ज्यादा डेटा पॉइंट्स उस कार्ड के अंदर रखे हुए थे। और फिर वही कार्ड को लेके हर महीने में क्लस्टर मीटिंग होती थी, हर एक पीएससी की एक मीटिंग होती थी आरोग्य सहेली के साथ। तो उस टाइम पे पूरा डेटा का कंपाइलेशन होता था, पॉजिटिव केस स्टडी, कुछ गलत हो गया है, कुछ हाई रिस्क केस स्टडी, उसके वहां पे पूरा डिस्कशन होता था। और फिर उसके अंदर उनको गाइडेंस उस केस को किस तरह से हैंडल किया जा सकता था, अगर अच्छा किया है तो उसको पॉजिटिव फीडबैक दिए जाते थे। तो पूरा हर महीने का जो मीटिंग था वो एक लाइक
पूरा डेटा कंपाइलेशन भी होता था और एक फील्ड में क्या चल रहा है उस टाइम पे उसका पूरा मायना वहां पे एक ही मीटिंग में मिल जाता था। फिर जब जब सबको मोबाइल मिलने लगे तो उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बना जिसमें हाई रिस्क केसेस का ट्रैकिंग भी स्टार्ट हो गया। फिर हाई रिस्क को ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट इंचार्ज या क्लस्टर इंचार्ज जो होते हैं उसको ज्यादा विजिट करे, ऐसा एक फोकस किया गया। और फिर हर एक को एक क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग की और इवन दी ट्रेनिंग के लिए कि जो भी उनको लगता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग की, तो 3 महीने या 6 महीने के अंदर एक बार सबको ट्रेनिंग के लिए बुलाते थे आरोग्य शैली को, और उसको ट्रेनिंग भी दे करते थे। और फिर हम लोगों ने तय किया कि जितने भी डेथ हो रहे हैं पूरे एरिया में उसका सबका वर्बल ऑटोप्सी करेंगे और फिर उसका एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ही उसका कॉज ऑफ डेथ असाइन करेंगे और उसका पूरा डिटेल डिस्कशन होगा पूरे स्टाफ के साथ कि उस डेथ को बचा सकते थे कि नहीं, उसमें ऐसा क्या किया जा सकता था कि वो डेथ प्रिवेंट हो सकता था। तो उस तरह से काफी डिटेल डिस्कशन पूरे फॉर्म्स के अंदर साथ में रह के हम लोग पूरा करते हैं। फिर टेक्नोलॉजी का भी काफी यूज होने लगा। हम लोग फिर वहाँ की जो पीएससी के मेडिकल ऑफिसर है, सीएचओ है, नर्स बहन है, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर भी जो मेडिकल पर्सन है उसके साथ भी काफी अच्छा रेपो बिल्डअप होने लगा। उनको भी हमारे काम के बारे में पता चलने लगा। जो ममता डे होता है, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, हर गांव के अंदर वहां पर भी आरोग्य सहेली और सुपरवाइजर्स इसके अंदर हिस्सा लेने लगे। और जो हाई रिस्क बहनें थी और एडोलेसेंट थे उसको काफी काउंसलिंग का काम करने का उन्होंने पूरा स्टार्ट किया। और काफी उनको हेल्पिंग हैंड जो बोलते हैं नर्स बहनों को, उनको हमारे स्टाफ के यहाँ से मिलने लगी। फिर 3-4 साल के बाद हमको लगा कि अभी ये पूरा काफी पेपर बेस्ड सिस्टम हो गया है, अभी उसको मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर पूरा सिस्टम डाल दे। फिर हम लोगों ने जो समन्वय फाउंडेशन बेंगलोर का है उसका ओनी मोबाइल ऐप जो सेवा रूरल काफी सालों से यूज कर रहा था, फिर उसका एक रेप्लिका हम लोगों ने धर्मपुर में बनाया जिसका मेन फोकस एमसीएच था। और उसका एक डैशबोर्ड था जो हेडक्वार्टर लेवल पे उसका मॉनिटरिंग हो रहा था। और जो हमारी आरोग्य सहेली बहन थी उसको भी हम लोग टास्क कंप्लीशन रेट और लॉगिन रेट के हिसाब से उसको इंसेंटिव भी देने का स्टार्ट किया। उसके पहले भी इंसेंटिव तो देते थे लेकिन एक फिर उसका फिक्स इंसेंटिव किया और फिर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव को एडिशनल ऐड किया। तो करीबन ऐसा आप बोल सकते हैं कि एवरेज 2,500 से स्टार्ट करके 6,000 तक इंसेंटिव हर एक सहेली बहनों को अपने गांव के हिसाब से और एरिया के हिसाब से वहां पे आज तक भी मिल रहे हैं। और डेटा को काफी डिटेल में देखने का मौका मिला और वहाँ पे डेटा सेंट्रिक मॉनिटरिंग सिस्टम एक काफी अच्छा डेवलप हुआ। तो हर एक सुपरवाइजर्स क्लस्टर इंचार्ज और वहाँ का हेडक्वार्टर का स्टाफ है वो भी डेटा को देख के ही पूरा एक डिटेल आगे का क्या हो सकता है उसके बारे में प्लान करने में सक्षम हो गया। न्यूट्रिशन में भी काफी जहाँ का जो लोकल कल्चर है उसको ही हम लोगों ने एस्टाब्लिश किया। तो वहाँ पे डाइट डाइवर्सिफिकेशन हर एक घर के अंदर कैसे हो सकता है वो एक सिस्टम डेवलप किया। क्योंकि आपको सबको पता है कि माल न्यूट्रिशन इज लाइक हर गांव का हर घर का एक सब्जेक्ट है, हर एक को एक रेसिपी नहीं दे सकते हैं। तो हर घर की जो रेसिपी होती है उसमें क्या चेंज कर सकते हैं उसके हिसाब से वहाँ पे पूरा कल्चर चेंज करने का ट्राई किया। और एक रेडी टू यूज थेरापेटिक फूड हम लोगों ने सैम बेबीज और जो बॉर्डर लाइन में बच्चे होते हैं उसको हम लोगों ने देना 3-4 साल पहले स्टार्ट किया। उसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। और फिर जो कई ऐसे बहनें होती जिसको गवर्नमेंट स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा था, आधार कार्ड नहीं होता, पीएमजीवाई कार्ड नहीं निकल रहा है, रेशन कार्ड नहीं है, आंगनवाड़ी से कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो सब फिर हम लोगों ने ट्राई किया कि हमारे जो बेनिफिशियरीज है उसको किसी न किसी बहाने गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ जोड़ा जाए। इसके जो डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट देने में दिलवाने में थोड़ी मदद की जाए। तो उस तरह से हर एक का कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का लाभ मिले उस तरह का पूरा प्रयत्न किया जिस तरह से वो गवर्नमेंट की स्कीम जो मिल रही है ट्राइबल्स के लिए तो उससे वो वंचित न रह जाए। और वहां पे ड्रम स्टिक का एक प्रोडक्शन तो घर घर पे होता है, तो उसका जो पाउडर होता है वो पाउडर हर एक रेसिपी यानी कि जो भी घर पे खाना बनता है उसके अंदर हर रोज ड्रम स्टिक का पाउडर डालने का बात किया जो काफी प्रोटीन रिच और कैलोरी रिच होता है। तो वो उससे भी काफी फायदा देखने को मिला। और अभी मॉनसून सीजन आएगा उससे पहले पूरा एक किचन गार्डन के लिए पूरा सीड डिस्ट्रीब्यूशन भी इस संस्था की ओर से होता है। यानी कि करीबन 3-4 महीने तो ऐसे होते हैं जो अपने किचन गार्डन के अंदर ही काफी सब्जियां या फूल फ्रूट्स जो वहां पे निकलते हैं उसी का वो लोग उपयोग करते हैं। वहाँ की सोशल कंडीशन देखे तो आज की तारीख में भी वहाँ पे अंडर एज मैरिज काफी कॉमन है, ऑलमोस्ट 20% मैरिज वहाँ पे अंडर एज होते हैं। ये हम देखेंगे तो एक कपल है जो उसकी वाइफ की एज 13 ईयर्स है और हस्बैंड की एज 18 ईयर्स है।
ये जो बच्ची है उसकी उम्र 11 साल की ही है और उसको बच्चा हुआ है और वो अभी काफी हेल्दी है। और दूसरी साइड देखेंगे तो एक 46 ईयर्स की बहन भी है जिसको भी डिलीवरी हुई है और उसका बच्चा हुआ है। तो देर आर टू एक्सट्रीम पॉइंट्स हम देखने को मिलेंगे, 11 साल की बच्ची भी प्रेग्नेंट हो रही है और मोर देन 40 ईयर्स की बहन भी प्रेग्नेंट हो रही है। तो ऐसी डाइवर्स कंडीशन में वहाँ के वर्कर्स काम कर रहे हैं। वहाँ की बहनें भी काफी मालनरी से, ये एक एग्जाम्पल है कि उसका प्रेगनेंसी के दौरान वेट 25 किलोग्राम ही था, लेकिन उसको भी एक हेल्दी बच्चा आया और बच्चा और बहन दोनों सुरक्षित है। कुछ डेटा की बात करेंगे तो 2019-20 में आप देखेंगे तो हॉस्पिटल डिलीवरी ओनली 72% थी, जो अभी 25-26 मार्च एंड में हम देखें तो ऑलमोस्ट 98% डिलीवरी अभी हॉस्पिटल में हो रही है। उसमें गवर्नमेंट स्कीम का भी एक रोल है, रास्ते भी काफी अच्छे हो गए हैं और हमारा स्टाफ का जो एक पूरा सिस्टम है कि उसको हॉस्पिटल डिलीवरी ही करवानी है, उसका भी बहुत अहम रोल है। कुछ डिलीवरी ऐसी होती है कि 108 को बुलाया वो आई नहीं इसलिए होम डिलीवरी हो गई, तो ऐसे काफी किस्से हमको देखने को मिले हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अभी वो लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में किसी न किसी जगह पे। और अच्छी बात है कि वो लोग ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को पसंद कर रहे हैं। फिर न्यूबॉर्न केयर में हम लोग क्या कर रहे हैं तो होम विजिट करते हैं, हमारे बहने क्लस्टर इंचार्ज और सुपरवाइजर्स वहाँ पे वेट करते हैं। जो बच्चों का वजन 2.5 किलो से कम होता है उसका कांगारू मदर केयर और IMNCI के प्रोटोकॉल के हिसाब से जो कुछ भी करना होता है वो सब कुछ वहाँ पे करते हैं, जिसमें मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट भी होता है और रेफरल भी आ जाता है। ये केस स्टडी है, एक बच्चा है जिसका वेट करीबन 1 किलो से कम है। जब वो पैदा हुआ तब उसके जेनाइटल्स डेवलप नहीं हुए थे, तो उससे काफी सोशल इश्यू भी हुआ क्योंकि पता ही नहीं थी वो मेल है कि फीमेल है। तो उन्होंने उसको मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फिर हमारे सुपरवाइजर्स और प्रोजेक्ट इंचार्ज वहाँ पे गांव में गए, उन फैमिली को समझाया, उसका सोनोग्राफी करवाया, उसका सेक्स पता लगाया कि वो नो डाउट कि अभी काफी अर्ली बर्थ है इसलिए उसका जेनाइटल्स डेवलप नहीं हुए, लेकिन ये सेक्स का है, आप उसका ध्यान रखो। और फिर उसको काफी अच्छी तरह से उन्होंने केयर किया और वो आज काफी हेल्दी है। तो ऐसे सोशल डायमेंशंस भी देखने को मिलते हैं। ये ट्विंस है जिसके अंदर 1500 ग्राम के दो जुड़वा बच्चे हैं, जिसको मदर और फादर दोनों कांगारू मदर के कर रहे हैं और आज दोनों बच्चे नॉर्मल है। फिर संस्था की ओर से एक जब बहन प्रेग्नेंट होती है तब एक हम न्यूबॉर्न किट देते हैं, जिसके अंदर बेसिकली वो किट देने का वही एक उद्देश्य था कि उसको गंदे कपड़ों की वजह से जो स्किन इन्फेक्शन या सेप्सिस होता था वो कम हो जाए और हाइपोथर्मिया प्रिवेंशन का एक पूरा प्रिकॉशन रखा जाए, जो एक टोकन 100 रुपीज के अंदर हर एक बेनिफिशियरी को दिया जाता है। और कोई एकदम पुअर होता है उसको तो फ्री ऑफ चार्ज देते हैं। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे आरोग्य सहेली बहन संभालती है और वही हर एक प्रेग्नेंट बहनों को इसको देती है जब वो उसका लास्ट ट्राइमेस्टर चलता है। तो मॉर्बिडिटी आइडेंटिफिकेशन यानी कि बीमारियों की जांच एक बहुत बड़ा जरूरी मुद्दा होता है जो कई जगह पे हम लोग मिसिंग देखते हैं। तो हमारी आरोग्य सहेली बहन 0 से 2 महीने के बच्चों के अंदर काफी ऑलमोस्ट 390 बच्चों के अंदर उन्होंने मॉर्बिडिटी आइडेंटिफाई किया है। उसमें उन्होंने फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट भी दिया है, जिसको रेफरल करना है उसको रेफरल भी किया है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए, कि आप बच्चों की मानकी को जल्दी से ढूंढ पाओ और उसकी तुरंत सारवार करो। हम कुछ देखेंगे कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उसका बर्थ वेट क्या होता है। तो करीबन जब बेसलाइन सर्वे किया तो ऑलमोस्ट 68% बच्चे ऐसे थे जिसका वेट मोर देन 2.5 किलोग्राम था, जो रेट ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है पूरे 7 साल के अंदर। लास्ट ईयर भी जो करीबन नॉर्मल वेट वाले बच्चे 65-66% है। फिर भी अभी भी 34% बेबीज ऐसे है जो अंडर वेट जन्म लेते हैं, उसमें भी लेस देन 1.5 ग्राम वाले करीबन 2%, यानी कि 40 से 50 बच्चे ऐसे होते हैं साल में जिसका वेट लेस देन 1.5 होता है। जनरली वो NICU में दाखिल होते हैं, लेकिन कई बार वो नहीं होते हैं तो फिर उसका होम बेस काफी केयर होती है। दूसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो बिल्कुल फ्री में सारवार दे सकते हैं, जितने भी बच्चे 2.5 किलो से कम है उसका जो आइडियल KMC होता है कि अब दिन में 3 बार एटलीस्ट 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए, तो वो पूरा अच्छा KMC पूरा इस एरिया में हो रहा है, जिसके लिए हमारी आरोग्य सहेली बहन और सुपरवाइजर्स काफी अच्छा रोल निभा रहे हैं। ऑलमोस्ट 99.5% अंडरवेट बच्चों को
KMC मिल रही है, जहां तक उसका वेट 3 किलो का नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ से ही आता है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा कांस्टेंट मॉनिटरिंग सपोर्ट देना होता है मदर को, और पूरे फैमिली को समझाना होता है, जो काफी बखूबी से हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने किया है। फिर वही हाइपोथर्मिया प्रिवेंशन, सेप्सिस प्रिवेंशन, और ये लो बर्थ वेट का हम लोग प्रॉपर फॉलो अप करेंगे तो कैसा रिजल्ट आता है विदाउट एनी बिग इंटरवेंशन। तो आप देखेंगे कि 2019-20 के अंदर करीबन 68% लोग ग्रीन ग्रीन ग्रेड में थे, यानी कि जो हम लोग एज अपन वेट का जो क्राइटेरिया देखते हैं WHO कार्ड के हिसाब से, वो करीबन अभी 91% हो गया है। यानी कि उसके अंदर धीरे 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 करके एक पूरा अवेयरनेस क्रिएट हुआ है। और हमारे जो बच्चे हैं, जो अंडर एज हम लोग थे, 34% जो बच्चे अंडर वेट थे, वो जब 6 महीने के होते हैं तो ऑलमोस्ट 10% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो अंडर वेट होते हैं, अदरवाइज वो सब नॉर्मल वेट में आ जाते हैं। तो एक काफी बड़ा बहुत बड़ा एक चेंज मेकर मैं बोल सकता हूँ कि कम्युनिटी बेस्ड मॉडल से इतना बड़ा बदलाव। और ये हार्ड टू रीच एरिया है, हम लोगों ने आगे भी देखा है कि वो एरिया इतना इजी नहीं है कि हम लोग वहां पे इजीली पहुंच सकते हैं। और उसकी वजह से जो न्यूबॉर्न मोर्टालिटी होती है, न्यूनेटल मोर्टालिटी, वो भी करीबन 22 थी, तो लास्ट ईयर भी हमारा 9 और 10 के बीच में रहा हुआ है। तो उसमें भी काफी डेथ हम लोगों ने उसका डिटेल एनालिसिस किया, तो ऑलमोस्ट इस डेथ के अंदर भी 80% डेथ तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी और वहां पे डेथ हुए, ऐसे काफी है। यानी कि फील्ड में करने जैसा तो काफी कम है। तो वो भी एक बहुत बड़ा चेंज इस एरिया में, पर्टिकुलरली 4 PSC में देखने को मिला है। फिर जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं, उसके बाद उसका एक पूरा प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है। उसके बाद हम लोग उसको माल न्यूट्रिशन को सैम, मैम और नॉर्मल के हिसाब से क्लासिफाइड करते हैं। और फिर वहां पे सैम और मैम बच्चे को काफी अटेंशन दिया जाता है। जो सैम बच्चे होते हैं उसको हम लोग CMTC, यानी कि जो माल नरिश बच्चे को 14 दिन रखने की जो सुविधा है, या सरकारी में या फिर वहां पे ट्रस्ट का जो एक हॉस्पिटल है श्रीमद राजचंद्र, वहां पर भी काफी अच्छी सुविधा है, तो वहां पे हम लोग भेजते हैं। और अगेन यहाँ पर भी IMNCI गाइडलाइन का बखूबी से फॉलो अप किया जाता है। तो आप देख रहे थे एक बच्चा है जिसका देखेंगे तो वेट 7.3 था, MUAC 10 था, तो सेम था, उसको काफी बीमारी भी थी। फिर धीरे धीरे उसका फॉलो अप हुआ, उसको CMTC में भेजा। और कुछ समय बाद जब उसका 2.5 साल एज हुआ, तो आज वो बच्चा 12 किलोग्राम का है, और उसका MUAC भी 16 हुआ है। तो एज पर प्रोटोकॉल अभी वो नॉर्मल ग्रेड में है। तो उसमें CMTC में बताने के बाद जो फील्ड लेवल का जो फॉलो अप होता है, वो पूरा हमारा फील्ड का स्टाफ करता है। फिर फील्ड में जब घूमते हैं तो ऐसे बाइलेटरल कैटरेक्ट, कंजेनाइटल कैटरेक्ट के भी केसेस देखने को मिलते हैं, तो उसको भी हम लोग पूरे तरीके से उसको रेफरल करते हैं सही जगह पे। तो आज बच्चा भी वो कैटरेक्ट फ्री हो चुका है, और वो भी अभी नॉर्मल ग्रेड में है। कई बार कई बच्चे को कोई कन्वर्जन खींच आ गई, तो उसको भी फिर प्रॉपर रेफरल करते हैं, उसका प्रॉपर फॉलो अप होता है। और वहाँ की जो एक प्राइवेट ट्रस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी संस्था का एक पूरा एक सुपरवाइजर्स वहाँ पे रहता है, जो ऐसे गरीब और ट्राइबल पेशेंट है जिसको पता नहीं है कि हॉस्पिटल में जाके क्या करना, तो वहाँ पे वो पूरी वो मदद करते हैं। और अगर बहुत पुअर है, उसके पास PMGY कार्ड भी नहीं है, तो उसको फ्री कराने का काम भी संस्था करती है। तो इस तरह से उस बच्चे को भी हम लोगों ने आउट ऑफ डेंजर से बाहर निकाला है। ये जस्ट एक हम RUTF जो हम बच्चे को देते थे, उसका एक हम लोगों ने काफी डिटेल में स्टडी किया था। तो जब 7 महीने का बच्चा था, तो उसका सेम ग्रेड में था वजन से, उसका 4 किलोग्राम वजन था। लेकिन आफ्टर, यानी कि 4 महीने के बाद 11 महीना जब उसका हुआ, तो वजन उसमें 2.5 किलो बढ़ गया, और वो नॉर्मल ग्रेड में आ गया। तब तक हम लोगों ने उसको RUTF के 60 पैकेट्स दिए थे। तो वो घर पे तो खाना खा ही रहा है, उसके अलावा ये CMTC में कई बार जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तब फिर हम RUTF देने का एक पूरा प्रोविजन रखा है, और RUTF उस बच्चे को देते हैं जो CMTC में नहीं जाते, और CMTC पे जाने के बाद भी उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। और कई ऐसे बॉर्डर लाइन मैम बच्चे होते हैं, मॉडरेटली एक्यूट मालनरिश बच्चे, जो CMTC में जाने के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी हो गया है तो वो तुरंत सैम में आ सकता है। तो ऐसे बच्चों को भी RUTF हम लोग देते हैं। ये पूरा श्रीमद राजचंद्र हॉस्पिटल का CMTC का पूरा वहाँ पे चेकअप होता है। और वहाँ पे अच्छी बात है कि अप टू 14 ईयर्स वहाँ पे सभी बच्चों को एटलीस्ट CMTC में अगर रखने की जरूरत पड़ी तो फ्री ऑफ चार्ज वहाँ पे रखते हैं।
फिर मॉर्बिडिटी का यहाँ पर भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो 2 साल से 5 साल तक बच्चे का करीबन ऑलमोस्ट मोर देन 5,500 के ऊपर उन्होंने मॉर्बिडिटी आइडेंटिफाई किया है, और उसको अगर रेफरल करनी है तो रेफरल भी किया हुआ है। ऐसे कंजेनाइटल डिफेक्ट वाले बच्चे भी आते हैं तो उसको भी अप्रोप्रिएट जगह पे रेफरल करते हैं। ऐसी कई हॉस्पिटल को आइडेंटिफाई कर रखा है और उसके नंबर भी है, तो वहाँ पे हम लोग रेफरल करते हैं, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो ये क्लेफ्ट लिप वाला जो बच्चा था उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट करने के बाद अच्छा किया है। सेम ऐसा ही एक दूसरा केस था, उसको भी प्रॉपरली ट्रीट करने के बाद अच्छा किया। सेवा रूरल से हम लोग आते हैं, महीने में 2 बार जाते हैं, फील्ड में चेक करते हैं, और फिर जो अच्छा हो रहा है उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, और अगर कुछ गैप दिख रही है टेक्निकली तो उसको आइडेंटिफाई करके भी दूसरे दिन पूरे सुपरवाइजर्स को उसके वहाँ पे ट्रेन करते हैं और पूरा डेटा का एनालिसिस करते हैं। तो इस तरह से सेवा रूरल की 2 दिन की मेहनत होती है, लेकिन बाकी का जो करीबन 28 डेज होते हैं वो संस्था के लोग ही पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, और इतना अच्छा रिजल्ट हम लोग को देखने को मिला है। तो इस तरह से फील्ड विजिट्स रेगुलरली होती है, एडोलेसेंट ग्रुप के साथ भी होती है, और ये दूसरे दिन जब जरूरत पड़ती है तब हम लोग ट्रेनिंग भी वहाँ पे हेडक्वार्टर पे सब सुपरवाइजर को बुला के, एक रेगुलर हमारा एक पैटर्न हो गया कि पहले दिन फील्ड में रहना है और दूसरे दिन फिर सबको हेडक्वार्टर बुला के पूरा दिन डेटा का डिस्कशन, वर्बल ऑटोप्सी के लिए कुछ डिस्कशन, और फिर कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग वहाँ पे सबको दी जाती है। ये इंटरेस्टिंग डेटा सबको देखने को मजा आएगा। जब 1920 में हम लोगों ने बेसलाइन सर्वे किया तो करीबन 647 सैम बच्चे तो थे, उसमें करीबन 1,000 बच्चे और जुड़ गए, तो 1600 बच्चे सैम में थे, जिसको 1 साल के अंदर ही हम लोगों ने 85% को सैम में से निकाल दिया। और आज की तारीख में देखें 2026-27 में, तो मार्च अंतिम 14 ही बच्चे सैम में थे, और अभी का डेटा ऐड होगा तो हम देखेंगे कि कहाँ पे 1600 और कहाँ पे 14। तो पिछले 2-3 साल से अभी 20 से कम बच्चे सैम में रह गए हैं, और वो बच्चे भी ऐसे हैं कि वो कोई नए बच्चे आए हैं या फिर वो कंजेनाइटल डिफेक्ट वाले हैं। 2-3 बच्चे सेरेब्रल पाल्सी वाले भी है जो सैम के अंदर है, तो वो बच्चे इसके अंदर इंक्लूड है। तो काफी डिटेल्ड, और ये डेटा को ही ध्यान में रख के काफी डिटेल डिस्कशन, और हर एक का एक पूरा लॉन्गिट्यूडिनल डेटा सेट भी है कि दिन में कितना वेट बढ़ता है, तो उस हिसाब से सब लोग उसको मॉनिटर करते हैं। तो उसी का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। करीबन ऑलमोस्ट 99.41% अभी इन नॉर्मल वेट ग्रेड में है, और ऑलमोस्ट 0.5% बच्चे इधर सैम और मैम में है। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी उपलब्धि पूरी टीम की है। ऐसा रिजल्ट बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है, और हम लोग चैलेंज करते हैं कि कोई भी आ सके वो डेटा को क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो डेटा फर्स्ट कर दिया और उसको वहाँ पे दे दिया, क्योंकि उसका भी प्रॉपर सिस्टम वहाँ पे प्लान किया है। और उस वजह की हम IMR देखे, इंफर्ट मोर्टालिटी डेटा जो अभी रिसेंट SRS 2024 आया, तो गुजरात का IMR 19 है और गुजरात रूरल का 22 है। ट्राइबल का तो उससे भी थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी गुजरात रूरल 22 है। उसके हिसाब से ये जो पूरे रिमोट एरिया के अंदर पूरे 4 PSC का IMR देखे तो अभी 15 है, पिछले 2 साल से 15-15 रुका हुआ है। तो वही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये किस तरह से हुआ, तो आप देख सकते हो कि ये कमिटेड स्टाफ है पूरा, जो किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है, और उसका पूरा सपोर्ट, संस्था का सपोर्ट उनको मिलता है, और उस तरह से वो पूरा काम करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो मानसून में कई ऐसे विलेज होते हैं जो कट हो जाते हैं, तो रबर पाइपलाइन जो होती है, ट्रैक्टर का पूरा टायर का जो ट्यूब होता है, उस ट्यूब के अंदर रख के उसका हस्बैंड या फिर उसके ससुर या फिर आरोग्य सहेली के हस्बैंड या उसके ससुर, वो बहन को वहां पे बिठा के फिर उसको नदी पार करवाते और हॉस्पिटल में डिलीवरी या कुछ अगर क्रॉनिक इश्यू हुआ है तो उसको जांच के लिए ले जाते हैं। तो उस तरह का डेडिकेशन पूरे स्टाफ का है, वो आरोग्य सहेली हो या फिर सुपरवाइजर हो, क्लस्टर इंचार्ज हो, या प्रोजेक्ट के जो भी वहाँ पे हेडक्वार्टर के स्टाफ हो। तो ये पूरा जो डेडिकेशन है उसकी वजह से ये पूरा रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला है। और काफी कुछ डिटेलिंग इसके अंदर स्टाफ भी करती है, और हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में भी हम लोग काफी ऑब्जर्व करते हैं, और उस तरह से अच्छा रिजल्ट हम लोग देखने को मिलता है। तो ऐसे और भी पिक्चर्स है। आप मानसून में वहाँ पे ज्यादा इश्यूज होते हैं, और क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कई जगह पे इतने छूटे छवाए घर होते हैं कि एक घर इस पहाड़ी पे, दूसरा घर दूसरी पहाड़ी पे है, तो कई बार आरोग्य सहेली बहन दिन में 10-15 किलोमीटर तो पैदल ही चल के जाती है।
और वो मानसून में काफी दिक्कत वाले रास्ते भी बन जाते हैं। फिर भी ऐसा नहीं हुआ है कि काम रुका हो और किसी बहन को हमारी आरोग्य सहेली या सुपरवाइजर्स ने विजिट न किया हो, ऐसा बहुत ही रेयर कंडीशन में हुआ है। तो इस तरह का डेडिकेशन है, इसी वजह से ये पूरा रिजल्ट हमको देखने को मिला। अदरवाइज टेक्निकल इनपुट तो हम देंगे, लेकिन ग्राउंड पे उस इनपुट को जिस तरह से बोला है उसी हिसाब से, उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से इम्प्लीमेंट करना, तो वो पूरा टीम की जिम्मेदारी रहती है। और मैं उस सब के लिए सबका धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से ये पूरे हम लोग रिजल्ट को देख पाए हैं। तो ये छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने किया है, और अभी हमको डिस्कशन, अगर कुछ क्वेश्चन आंसर है तो हम क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली उसमें करेंगे। थैंक यू धीरेन भाई, काफ़ी एकदम एलोबरेट प्रेजेंटेशन था और काफ़ी डेटा बैक्ड था। मैंने तो आपका वो देखा है वहाँ जाके, हम लोगों ने, हमारी टीम ने, तो हमने इन पर्सन ये चीज़ें देखी हैं, तो काफ़ी इंस्पायरिंग है और काफ़ी लर्निंग्स हमारी टीम के लिए भी हुए थे जब हम गए थे वहाँ पे। तो अभी ये सेशन ओपन है सबको। किसी को भी कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ कमेंट है, तो प्लीज इट इज ओपन। इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। एक हैंड रेज हुआ है, वी आर गेस्ट। या आप बोलिए प्लीज। Thank you, Dhiren bhai. Sham, hi, Vasu here. ओके वसु, या हाय। हाँ So, Dhiren bhai, I have two questions कि जो और three, इसमें क्या ऐसा बोल सकते हैं कि केवल सेवा रूरल के कारण ही ये हुआ है, या कोलैबोरेशन विथ, या इवन पैरेलल गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस के कारण? दूसरा है कि ये जो सेंटर्स हैं, रिहैब सेंटर्स, वो आपके वर्क एरिया से कितने दूर है या पास है, और क्या लोग आसानी से चले जाते हैं वहाँ रुकने? तीसरा, अगर हमारे कम्युनिटी प्रोग्राम के साथ कोई अस्पताल नहीं जुड़ा हुआ है, तो भी क्या हम कुछ अचीव कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि हम ऐसे एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, 2 जगह, जहाँ पे कोई क्लिनिक या अस्पताल नहीं है, तो क्या हम भूल जाएं कि कुछ चेंज हो सकता है? और वहाँ पे ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि गवर्नमेंट की सुविधाएं पास में है या अच्छी है, लेकिन एट अ कम्युनिटी लेवल अगर कुछ हो सकता है वो। दूसरा कि वो सेंटर्स कितने पास है और क्या लोग आसानी से चले जाते हैं? और तीसरा, क्या केवल ये सेवा रूरल का ही काम बोल सकते हैं, या साथ साथ MCH प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने भी कुछ आगे किया है? थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन। नहीं, काफी अच्छे 4 क्वेश्चंस आपने पूछा। तो ये पूरा कोलैबोरेशन का काम है। सेवा रूरल का काम तो दिशा दिखाने का था कि इस तरह से काम हो सकता है, और डेफिनेटली सेवा रूरल है इसीलिए काम हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक हमारा टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस, टेक्निकल गाइडेंस, और हर महीने मैं खुद वहाँ पे 2 दिन जाता हूँ और पूरा विजिट करता हूँ, तो उससे थोड़ा फर्क तो पड़ता है। लेकिन सेवा रूरल से हुआ है ऐसा नहीं है, वहाँ के कार्यकर्ता का एक डेडिकेशन बहुत बड़े मायने को रखता है। और दूसरा, वहाँ पे जो पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम भी काफी अच्छी तरह चल रही है, कि वहाँ पे CSC जो है और इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो भी काफी फंक्शनल है कंपेयर टू अदर एरिया ऑफ गुजरात। तो उसका भी एक काफी बड़ा इफेक्ट है, लाइक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है उसमें से करीबन 65% डिलीवरी गवर्नमेंट सेटअप में हो रही है। तो गवर्नमेंट का भी वहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, हम लोगों ने वो भी तय किया है कि जो गवर्नमेंट सर्विस देती है उसको डुप्लीकेट नहीं करना है। तो अगर गवर्नमेंट आयरन फॉलिक एसिड दे रही है तो फिर हम लोग उसको नहीं दे रहे। अगर गवर्नमेंट के पास नहीं है तो डेफिनेटली ट्रस्ट वहाँ पे देती है। और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, लाइक श्रीमद राजचंद्र हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसका एक पूरा CMTC बहुत बड़ा है, तो उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट और रोल यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन काफी ऐसे भी है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के CMTC में एडमिट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हर बात श्रीमद राजचंद्र जो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है वहां पर ही जाता है। तो ऑब्वियसली ये पूरा कोलैबोरेटिव इफेक्ट है,
सेवा रूरल का काम मैं बोल रहा हूँ, जस्ट वो डायरेक्शन देना है कि इस तरह से काम करना है। जो हमने अनुभव किया है हमारे एरिया में, उसी को थोड़ा मॉडिफाइड करके वहां पे कैसे काम किया जा सकता है वही हम लोग वहां पे बताते हैं। दूसरा जो आपने बोला था कि हॉस्पिटल नहीं है तो ये काम नहीं हो सकता, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 90% केसेस और डिजीज बच्चों के अंदर ऐसे होते हैं जो फील्ड लेवल पे ही मॉनिटर होते हैं, या सिंपल पीएचसी या हमारे हॉस्पिटल, अगर हमारे स्टाफ में भी कोई इवन सिंपल डॉक्टर होगा आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो वो भी 90% बच्चों को ट्रीट आसानी से कर सकता है। लेकिन सही पॉइंट ये है कि उसको अर्ली आइडेंटिफाई करना। अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा, ऐसा सिस्टम होगा, तो उसको डेफिनेटली हम लोग फील्ड लेवल पे ही इवन एंटीबायोटिक तक भी दे सकते हैं। 10% बच्चों को डेफिनेटली हॉस्पिटल पीडियाट्रिशियन केयर की जरूरत होती है, जिसके लिए हमें हॉस्पिटल सेटअप चाहिए ही चाहिए। तो वो 10% बच्चे को अगर बाहर निकाल दे तो 90% बच्चे तो हम लोग आसानी से हॉस्पिटल बगैर कर सकते हैं। ऐसा हमारा भी अनुभव है और वहां पर भी इस तरह से हम लोगों ने देखा है। दूसरा कि सेंटर कितने दूर है, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काफी दूर है। मैंने जिस तरह से बोला कि जो कपराड़ा करके एक एरिया है, वहां से अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है तो करीबन 100 किलोमीटर क्रॉस करके जाना होगा। और वहां पे रोड है लेकिन गवर्नमेंट की बसेस नहीं चलती है। तो अगर 108 भी कई जगह पे, किस गांव में काफी जगह पे आती नहीं है, तो वहां पे फिर थोड़ा उनको अपने हिसाब से थोड़ा प्लान करना आता है। सबसे ज्यादा अच्छा है कि जो हमारी आरोग्य सहेली बहन होती है वो हर एक डिलीवरी में, ऑलमोस्ट हर डिलीवरी में बहन के साथ जाती है। कई बार तो 3-3 दिन उसके साथ रुकती है हॉस्पिटल में, और उस टाइम पे उसका हस्बैंड पूरा घर को संभालता है। तो ये पूरा विन विन सिचुएशन होता है कि घर का भी एक सपोर्ट होता है, एक माहौल होता है, और आरोग्य सहेली की एक ऐसी भी इमेज गांव के अंदर हो गई है कि कुछ भी होता है तो सबसे पहले वो आरोग्य सहेली को बुलाते हैं। तो उस तरह का उनका एक डेडिकेशन है और एक बॉन्डिंग है बहनों के साथ, बच्चों के साथ और संस्था के प्रति। और संस्था भी उनका काफी अच्छी तरह से ध्यान रखती है। तो ये सब उस तरह उसका एक पूरा नतीजा है कि इतने अच्छे रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे हैं। चौथा क्वेश्चन आपने क्या बोला था एग्जैक्ट, अगर आप? यही था एक तो क्या आपका ही काम है या साथ साथ गवर्नमेंट ने भी शुरू किया है एमसीएच पर नहीं, फोकस? गवर्नमेंट और का है, लेकिन गवर्नमेंट का हमें पता है कि इतना डिटेल्ड और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। जैसा कैंप या ममता डे जो होता है, हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन डे, वो अच्छा होता है। लेकिन अगर होम विजिट की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि वो होम विजिट की क्वालिटी क्या होती है, तो वहां पर भी वो इश्यू है। तो हमारा रोल होता है कि होम विजिट हम करते हैं, अगर कुछ आइडेंटिफाई किया कॉम्प्लिकेशन को, तो हम लोग पीएससी स्टाफ को बताते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड मदर है, आप देखने आ जाओ। तो उस तरह का एक हम लोगों ने पूरा सिस्टम वहाँ पे स्टाफ ने क्रिएट किया है। और अच्छी बात है कि वहाँ के मेडिकल ऑफिसर भी सपोर्टिव है, वो लोग भी कई बार फील्ड में आते हैं अगर जरूरत पड़ी समझाने के लिए। लेकिन क्वालिटी ऑफ होम विजिट, फील्ड विजिट, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज ही है गवर्नमेंट की। बस ये 3 थे। और कितनी दूर है और क्या हम बिना कोई क्लिनिक या अस्पताल से काम कर सकते हैं? हाँ, वो कर हाँ, सकते हैं। मैंने बोला कि 90% हाँ, बच्चों को, वही। बहनों को डेफिनेटली प्रॉपर ट्रेनिंग और अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज मस्ट बच्चों के अंदर। तो वो एक हाँ, पूरा सिस्टम अगर एस्टेब्लिश करे ना तो वो पॉसिबल है। 10% बच्चों के लिए हॉस्पिटल इज मस्ट। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि अगर जो एकदम हाई रिस्क है, जहाँ पे फील्ड लेवल पे अभी कुछ नहीं हो पाएगा, तो एटलीस्ट कोई डॉक्टर ट्रेंड हो, उसको दिखाना जरूरी है। क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शन भी आ जाते हैं जो फील्ड लेवल पे हम नहीं कर पाते हाँ, एज पर या गवर्नमेंट प्रोटोकॉल। ओके, थैंक यू वेरी मच। दिनेश भाई, एक मुझे क्वेश्चन पूछना था। आपने हाँ, जो वो बताया ना कि जो मालन्यूट्रिशन में है डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन कस्टमाइज करके इंडिविजुअल होम्स के हिसाब से करते थे, तो उसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे आपकी वो कैसे करते थे एग्जैक्टली, और कौन करता था वो चीज़, और कैसे खास करके कैसे करते थे वो? महेंद्र, तू जवाब आपी शकेश? हमारे साथ वहाँ के प्रोजेक्ट इंचार्ज भी है हाँ महेंद्र, तो वो मेरे ख्याल से वो अच्छा, वो बेटर है कि वो उसका प्रॉपर जवाब हाँ, देंगे। महेंद्र, श्योर। હા એટલે શું હતું સર? આપણે ઘરે ઘરે જે ડાયટ ડાયવર્સિફિકેશન કરાવીએ ને, કે દરેકને ઘરને ધ્યાનમાં રાખીને શું ખાવું ને શું પીવું એના સંદર્ભમાં છે, તો હિન્દીમાં બોલી શકાય તો સારું. બરાબર.
हाँ डॉक्टर श्याम भाई, और आप आए थे और हमारे फील्ड में आपने देखा था हाँ। कि यहाँ की जो परिस्थिति है मतलब अलग अलग है। और हर एक घर की परिस्थिति मतलब हम जो बोलते हैं तो हर एक घर में ये चीज नहीं होती। तो उसमें घर में उसके घर में क्या है तो वो देख के हम फिर उसको मतलब गाइड करते हैं कि आपके घर में क्या चीज है अवेलेबल, तो उसके हिसाब से मतलब कौन सा न्यूट्रिशन इसमें से क्या मिलता है उसके हिसाब से हम उनको मतलब डाइट प्लान करके उनको समझाते हैं कि बच्चों को कितना मतलब देना चाहिए, क्या देना चाहिए, किस समय देना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमारा जो आरोग्य शैली है सुपरवाइजर है तो वो उनको जाके ऐसे समझाते हैं। और समझाने के बाद 2-3 के बाद वो फिर से मतलब जाके देखते हैं कि एक्चुअली हुआ है कि नहीं। तो ये सब फॉलोअप सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग रहेगा ना तो रिजल्ट जल्दी मतलब अच्छा आ सकता है। तो ये जो मेन चीज है ना कि सलाह देने के बाद उसका फॉलोअप, तो यहाँ पे एक बार एडवाइस दे दिया तो फिर उसका कंटिन्यूअस फॉलोअप रहता है और उसका डॉक्यूमेंट भी होता है कि जो सलाह, और ये सब की ट्रेनिंग इन सबको दी रखी है कि अगर इस घर में इतना ही कुछ है तो उसको किस तरह से मॉडिफाइड करके दिए जाए तो उसको मैक्सिमम प्रोटीन, कैलोरी और जो भी उसका रिक्वायरमेंट है उसको मिले। तो उस तरह से पूरा सिस्टम वहाँ पे डेवलप किया है। कुछ इतने भी गरीब घर है जिसके घर में कुछ नहीं है तो उसको थोड़ा अनाज का सपोर्ट भी संस्था करती है। तो ऐसे भी कुछ कुछ 10-5-10 घर ऐसे होते हैं जिसके अंदर एकदम ही खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है, तो वहां पर भी संस्था उसका सपोर्ट अलग अलग तरीके से करती है। उसको कुछ ना कुछ दिलवाती है या रेशन कार्ड के नाम डलवा के गवर्नमेंट से भी कुछ दिलवाती है। तो ऐसा भी काम वहां पे हुआ है। लेकिन मेन चीज जो है ना कि जो उसको एडवाइस जो दे रखी है वो एडवाइस के हिसाब से वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका एक प्रॉपर सिस्टम वहां पे डेवलप हुआ है। और आरोग्य सहेली और सुपरवाइजर उसका एकदम घनिष्ठ फॉलो अप करते हैं। ओके। फिर एक सो क्वेश्चंस मेरे और ख्याल जो से आपने आने बताया वाला सर, है। और आपने जो सर बताया तो हमारा जो सुपरवाइजर है समझो उस एक समय में ऐसा था 3-4 साल पहले कि हर एक घर में जाके हमारा सुपरवाइजर देखता था कि उसके घर में तेल है या नहीं। अगर हम सलाह देते हैं कि तेल मतलब डालना है ऊपर से, अगर तेल ही नहीं है तो वो कहाँ से डालेंगे, उसके पास पैसे ही नहीं है। तो मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो उसके घर में अवेलेबल नहीं। तो हमारा जो सुपरवाइजर है 4-5 ऐसे बच्चे को ऐसे अडॉप्ट किया था। और हर एक घर में जाके वो देखता था और जो जो नहीं है वो हमारे संस्था की ओर से वहां हम देते थे। वो मतलब 3-4 साल पहले, अभी तो थोड़ी परिस्थिति थोड़ी बदली है और सेम बच्चे भी काफी कम हो गए हैं। तो मतलब हर एक सुपरवाइजर ने ऐसा लिया था 4-5 बच्चे, और शाम को, दोपहर को या सुबह जल्दी जाके वो देखते थे और उनके जो मदर है उनको समझाते थे कि ये चीज मतलब उनको देना है अभी इस तरह से। तो वो भी हमने किया था। दूसरा जो एक गेम चेंजर है कि सुपरवाइजर्स उस गांव के आसपास ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग हेडक्वार्टर पे रहने के बाद सुबह में जाते हैं, तो 5 गांव के अंदर ही उसको रहना है। तो उस तरह का पूरा वहां पे सेटअप किया है कि उसी गांव के अंदर ही सुपरवाइजर्स रहते हैं। तो अगर कई बार उसको जल्दी जाके ऑब्जर्व करना है, देर रात ऑब्जर्व करना है, तो वो भी पॉसिबल होता है। पर उस तरह से वो लोग उसका फिर फील्ड में जाके ऑब्जर्वेशंस भी करते हैं। ओके। तो चैट में दो क्वेश्चन आए हैं। एक चंद्रिमा दास ने पूछा है, व्हाट इज द रेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ मोरिंगा पाउडर इन फूड बाय द कम्युनिटी। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोटोकॉल ऑफ टेकिंग RUTF फॉर सैम एंड बॉर्डरलाइन मैम चिल्ड्रन। मोरिंगा तो पाउडर का एक्सेप्टेंस कितना है और जो RUTF का सैम और बॉर्डरलाइन का प्रोटोकॉल क्या है। तो पाउडर का एक्सेप्टेंस इनिशियल लेवल पे काफी कम था, लेकिन फिर काउंसलिंग किया, बार बार समझाया, कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए कि इस पाउडर का यूज रूटीन रूटीन जो भी वो बनाते उसके अंदर अगर डालते, जनरली दाल या सब्जी में डालने को बोलते हैं हम लोग, तो उससे टेस्ट में ज्यादा चेंज नहीं होता है। और वहाँ के लोग इतने सरल है कि, और उनको एक पूरी श्रद्धा है कि ये लोग हमें जो बताएंगे वो हमारे फायदे के लिए बताएंगे। तो करीबन हमारा ऐसा अनुभव है कि 95% लोग ऐसे है कि हम अगर कुछ सलाह देते हैं तो वो जल्दी फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको एक कभी ट्रस्ट बैठ गया है कि ये संस्था है और संस्था हमारे लिए काम करती है।
उनका खुद का पर्सनल कोई मोटिव नहीं है। आप देखेंगे तो जसोदा नरोत्तम ट्रस्ट का कोई वेबसाइट भी नहीं है और कोई सोशल मीडिया पेज भी नहीं है। तो वो एक पूरा अपने हिसाब से काम करती है, उसको भी गरीबों को ऊपर लाने का एक उनका पूरे संस्था का मिशन है और उसके हिसाब से काफी एक्सेप्टेंस गांव के अंदर काफी है। तो जनरली रेजिस्टेंस बहुत कम देखने को मिलता है। अगर कोई भी साइंटिफिक चीज हम लोगों ने उनको बताई तो वो जनरली वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक ऐसी कम्युनिटी है जो सती पति ग्रुप करके एक है, जो ट्राइबल के अंदर भी हम लोग बोलते हैं ना कि इज लाइक मोस्ट ट्राइबल ऐसा ग्रुप है जो गवर्नमेंट सर्विस को मानती ही नहीं है। तो वहां पे उनको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल आज की तारीख में भी है। कुछ कुछ लोग उसमें कन्विंस हुए हैं, लेकिन वो कोई डेटा नहीं देते हैं, कोई सर्विस नहीं देते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली इस 4 पीएचसी में काफी कम ऐसे घर है कि वो ऐसा सती पति पति प्रथा वाले है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। दूसरा जो आरयूटीएफ की जो हम बात करते हैं कि आरयूटीएफ जनरली हम लोग 3 महीने के लिए देते हैं। इनिशियली 15 दिन के लिए देते हैं और देखते हैं कि बच्चों को उसका टेस्ट कैसे आता है, वो प्रॉपरली खाता है कि नहीं खाता है। और उसके बाद अगर उसको प्रॉपरली पैलेटेबल और एडेप्टेबल है तो फिर उसको 90 पैकेट का डोज पूरा करवाते हैं। और बॉर्डर लाइन मैम के अंदर भी ऑलमोस्ट हम लोगों ने इनिशियल पे तो सैम के ही फोकस किया था, लेकिन देखा कि बॉर्डर लाइन मैम वाले भी काफी बच्चे हैं और जो सीएमटीसी में जाते नहीं है, तो फिर उसी बच्चों को भी हम लोगों ने पिछले 3 साल से आरयूटीएफ के पैकेज देने चालू किए हैं, जो उनको भी 90 डेज के लिए देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 60 डेज के अंदर भी उसको अच्छा हो गया तो फिर वहां पे बंद करते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से 3 महीने तक हम लोग आरयूटीएफ पैकेट हर एक को देते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन था कि आरयूटीएफ क्या है, तो ये रेडी टू यूज थेरापेटिक फूड है और वो एक जनरल इनिशियली गवर्नमेंट की गाइडलाइन में था कि जो भी सैम बच्चे हैं, माल नदीस बच्चे हैं और जिसका कम्युनिटी बेस्ड फॉलो अप करना है उसको आरयूटीएफ फील्ड में दे सकते हैं। लेकिन फिर कुछ कंट्रोवर्सी हुई और वो आरयूटीएफ अभी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल से निकल के एनर्जी डेंस फूड हो गया है। तो वो ऑलमोस्ट सेम चीज होती है, लेकिन इसमें वो घर पे भी बना सकते हैं। हम लोग सेवा रूरल में अभी हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं कि आरयूटीएफ वर्सेस एनर्जी डेंस फूड जो घर पे यानी कि हम लोग बना के दे रहे हैं एक लड्डू। ये रेसिपी ऑलमोस्ट सेम है। जो उसमें जो बोलते हैं ना कि मिल्क पाउडर रहता है, ऑयल रहता है, शुगर या जैगरी रहता है, और जो सिंग बोलते हैं वो एक रहती है, जिसके अंदर उसको प्रॉपरली मिक्स करके उसके लड्डू बना के एक प्रॉपर डोज में बच्चों को हर एक लड्डू खिलाने के लिए होता है। तो उसके भी एटलीस्ट हमारे इनिशियल रिजल्ट्स काफी अच्छे दिखते हैं, लेकिन अभी हम लोग ज्यादा काम करेंगे उसके बाद ज्यादा बोल पाएंगे। तो आरयूटीएफ भी ऑलमोस्ट वही पेस्ट है और उस थोड़ा ज्यादा स्वीट स्वीट रहता है और उसका इंक्यूबेशन यानी कि उसका ड्यूरेशन काफी लंबा है, वो 2 साल तक रह सकता है, 2 साल तक उसका यूज करता है। तो दैट इज ओनली बेनिफिट। जो घर पे बनाते हैं उसको 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने के अंदर उसको खत्म करना होता है, अदरवाइज फिर वो खाने लायक नहीं रहता है, एडिबल नहीं होता है। तो वो एक इश्यूज है। अदरवाइज आरयूटीएफ का वो सेवा रूरल में, हाँ यहाँ पर भी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पर हम यूज करते हैं और जेएनपीसीटी में भी उसका यूज बहुत अच्छी तरह से होता है, उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिली। वो ड्रमस्टिक पाउडर और लीव्स पाउडर, तो या इज अ लीव्स पाउडर, उसका जो लीव्स होता है उसका पाउडर है। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी और को कुछ प्रश्न है? किसी और को? अश्विनी वांट्स टू आस्क समथिंग। अश्विनी। हाँ सॉरी, वो आरयूटीएफ वाला मैंने ही पूछा था, तो मुझे ये जानना था, हम यहाँ लोकली प्रिपेयर्ड आरयूटीएफ बना रहे उसी कैलोरी एनर्जी डेंस में ही 500 कैलोरीज और इसमें, पर मुझे वो समझना था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट फिर कैसे, जैसे आरयूटीएफ में वो भी उन्होंने दिया हुआ है कि कैलोरी कैलकुलेट मैक्रो तो हो रहे हैं, पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कैसे कवर करे। और पीरियड के बारे में भी आप थोड़ा सा और बता पाए कि 3 महीने के बाद फिर हमें वो उसको बंद ही करना चाहिए, या व्हाट इज द रीजन टू स्टॉप इट, मतलब वो ठीक हो गया इसलिए, या इट्स मतलब ऑप्टिमम उतना ही देना चाहिए, ये समझना चाह रहे। थैंक यू। ठीक है, नहीं हम आपने जो बोला तो वो सही बात है। उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट का पोर्शन के लिए फिर हमें एडिशनल यहाँ पे हम लोग हर एक सैम बच्चे को मल्टीविटामिन्स और जिंक और आयरन ये सब देते हैं।
तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट कंपोनेंट वहां से पूरा कवर होता है। और जो आपने बोला कि लास्ट क्वेश्चन आपने क्या बोला? मतलब 3 महीने बाद वो ठीक हो जाते हैं, हाँ, 3 इसलिए महीने बाद। हम बंद कर रहे हैं। हाँ। नहीं, जनरली गाइडलाइन ऐसी है कि 3 महीने देने के बाद हमें देखना है कि उसका रियल पर्टिकुलर उसमें कुछ वेट गेन हुआ है कि नहीं। अगर वेट गेन नहीं हुआ है तो देयर इज सम मेडिकल इश्यू, तो उसको फिर एक पीडियाट्रिशियन रेफरल करने की जरूरत है। और फिर कोई और अदर मॉर्बिडिटीज तो नहीं है, वो उसको क्रॉस चेक करने की जरूरत है। इसलिए 3 महीने का रखा हुआ है। कई केसों में हम लोगों ने ज्यादा दिया है, लेकिन वो काफी रेयर केसेस है कि उसमें वेट धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन आइडियली 3 महीने के बाद बंद करके पूरा एक उसका मेडिकल सर्वेलेंस करवाना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि उसमें और कुछ ऐसा इश्यू नहीं है। क्योंकि आइडियली अगर 3 महीने अगर वो बच्चा रेगुलरली खाएगा तो उसका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। थैंक यू। एक और क्वेश्चन आया है किसी का, हाउ टू कन्विंस चाइल्ड एंड काउंसिल देयर पेरेंट्स टू डिक्रीज कंजम्पशन ऑफ जंक फूड ऑन डेली बेसिस आफ्टर रिलीज फ्रॉम आंगनवाड़ी। जंक फूड का कंजम्पशन कैसे? हाँ, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही बड़ा इश्यूज है। तो यहाँ पर भी वो इश्यूज दिखने को मिले। और धर्मपुर कपड़ा में आप लोग नहीं मानोगे कि थम्स अप इज लाइक हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ थम्स अप इन एंटायर गुजरात इन धर्मपुर एंड कपड़ा। तो काफी बड़ा, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है वहां पे। एनसीडी का भी काफी बड़ा प्रिवेलेंस बढ़ा है पिछले 5 सालों में ड्यू टू दिस। लेकिन वो एक संस्था की ओर से पूरा डिटेल गाइडेंस और काउंसिल करते हैं। तो 0 to 5 साल के बच्चों में तो वो कंजप्शन थोड़ा कम ही रहता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि बंद किया है। 5 साल के ऊपर वाले बच्चों में कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया है। लेकिन जो बच्चे हमारे बात मानते हैं और पेरेंट्स को पता है, तो इतना नहीं खाते। ऐसा नहीं बोलते कि कोई नहीं खाता है और बिल्कुल नहीं खाता है, लेकिन जिस तरह से बाकी बच्चे खाते हैं उससे काफी कम खाते हैं। क्योंकि उनको ऑलरेडी वहाँ पे उसके लिए भी काउंसिल किया गया है। तो मैंने बोला ना, एक ट्रस्ट वहाँ पे पूरा काफी अच्छा डेवलप हो चुका है। तो उसके वजह से वहाँ पे काफी फर्क पड़ा है। महेंद्र, उसमें आप कुछ ग्राउंड रियलिटी बता पाओगे? जो पैकेट આપણે બધા ઓછા કરી રહ્યા છે, ઓછા ખાય છે એના સંદર્ભમાં। हाँ એટલે એના માટે इसके लिए हम मतलब घर घर जाके उसको पेरेंट्स को बोलते हैं समझाते हैं और उसका मतलब क्या नुकसान है और भविष्य में बच्चों में मतलब कौन सी बीमारी आ सकती है, तो उसके बारे में हम उनको समझाते हैं। और सर ने बोला कि मतलब 5 साल के जो बच्चे हैं, 5 साल के नीचे, तो उनको सब पेरेंट्स को हम समझाते हैं कि ये चीज गलत है, नहीं खिलाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए, इसके नुकसान क्या है। तो मतलब पेरेंट्स के साथ हम मतलब इतने जब प्रेगनेंसी होती है लेडीज, तो तब से हम जुड़े हैं, तो हमारी बात मानते हैं और ये चीज नहीं करते। तो ये एक अच्छा रेपो है हमारे फील्ड में हमारे लोगों के साथ, और हमारी बात सुनते हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। और सर ने बताया कि बिल्कुल कम हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चों को नहीं देते, ये अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन आया है डॉक्टर कृष्णा का, एक अनीमिया के रिलेटेड है कि अनीमिया सिम्टम्स मैनिफेस्ट नहीं हो रहे, और उसको ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें उसमें। तो एडोलेसेंट पे जो वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें पहले 6 महीने हम लोगों ने बोला कि हमें कुछ काम ही नहीं करना है, बस उनके साथ बैठो, बातें करो, गेम खेलो, उसका ट्रस्ट पहले अपनाओ। क्योंकि एडोलेसेंट एज ग्रुप ऐसा है कि हमें पता है कि वो जल्दी कन्विंस नहीं होता है। तो संस्था ने पहले 6 महीने नो डाउट पहले इनिशियली हाउस टू हाउस सर्वे किया, कितने एडोलेसेंट है, अगर किसी ने हीमोग्लोबिन करने दिया तो उसका हीमोग्लोबिन किया, वो सब सब कुछ किया। उसका भी एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है, वो कई दूसरी बार हम लोग उसकी भी बात करेंगे डिटेल में। वो भी एक डेटा सेंट्रिक काफी अच्छा है। लेकिन जो हमने एक पूरा स्ट्रेटेजी रखा था वो कि पहले 6 महीने कुछ काम नहीं करना है। काम नहीं करना है दैट मीन्स कि उनके साथ बस बातें करनी है, गुडविल क्रिएट करना है। उनको लगना चाहिए कि ये संस्था को हमारी चिंता है, हमसे बात करेंगे। वो एक बार ओपन हो गए, फिर जो इनिशियली बेसलाइन सर्वे में जब हीमोग्लोबिन जो लोग नहीं करने देते थे, भाग जाते थे, वो अभी आज की तारीख में सामने से आते हैं और अपना हीमोग्लोबिन खुद चेक कराते हैं। और उसके अंदर भी हम लोग सरकार के साथ मिलके काम करते हैं। अगर सरकार अगर आयरन टेबलेट दे रही है
तो आयरन टैबलेट वो रेगुलर उसको प्रॉपरली कंज्यूम करे, वो हम लोग देखते हैं। उसका भी एक डेटा ऐसा है कि करीबन अभी एडोलेसेंट एज ग्रुप में ओनली 20% बच्चों को ही एनीमिया रहा है, जो इनिशियली काफी बड़ा था। वो भी एक डेटा हम लोग कई दूसरी बार हम प्रेजेंट करेंगे। तो वो भी एक प्रॉपर फॉलोअप सिस्टम है, उसका भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका भी एक प्रॉपर ट्रैकिंग होता है। बहनों के लिए एक अलग सुपरवाइजर है, भाइयों के लिए अलग सुपरवाइजर है, और एक पूरा एक अलग माहौल में उनके साथ बातचीत होती रहती है। तो वो लोग भी काफी ओपन अप होते हैं, बातें सुनते हैं। तो और हम उसमें क्या है कि हम लोगों ने ज्यादा कुछ फोकस नहीं रखा है, उसका एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन रखा है, एनीमिया रखा है, माल न्यूट्रिशन रखा है। क्योंकि एडोलेसेंस इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं कि अगर सब में कुछ काम करेंगे तो कहीं कहीं पे डाइल्यूट हो जाता है। तो अभी मेंस्ट्रुअल हाइजीन हम बोलेंगे कि 100% बहनें अभी सैनिटरी पैड या फलालिंग क्लोथ्स यूज कर रही है, तो उस पर फोकस अभी 1 साल से कम किया है, क्योंकि इज लाइक यूनिवर्सल हो गया है। एनीमिया में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो धीरे धीरे फिर हम लोग अभी अंडर एज मैरिज पे इस साल ज्यादा काम करेंगे कि अंडर एज मैरिज जो अभी भी हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए सर। तो धीरे धीरे एक प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद दूसरे प्रॉब्लम को देते रहते। अदरवाइज एक साथ सब एक का साथ करने का अगर एडोलेसेंट के साथ करेंगे ना, तो पूरा डाइल्यूट हो जाता है। और वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए ना, वो पहले 6 महीने का है। तो मैं तो जितने भी गवर्नमेंट के अंदर भी किस कमिटी में अगर सुझाव देना होता है, तो वहीं पे देता हूँ कि पहले 6 महीने कुछ मत करो, सिर्फ बातें करो, उनके साथ फ्रेंडशिप करो, उनको समझो, उनके क्या इश्यूज है उनको समझो। नहीं कि हम लोग को पता है वो इश्यू नहीं, उनके भी अलग इश्यूज होते हैं। तो उससे काफी फर्क पड़ा है और उससे काफी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला है। और अभी हम लोग जो एनीमिया मुक्त भारत की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से ही पूरा सिस्टम को चला रहे हैं। और वंस अ वीक आयरन का भी अभी प्रोविजन स्टार्ट करने वाले हैं। जो नॉर्मल एडोलेसेंट है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले अभी तक नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसका भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वो भी वंस अ वीक चालू करें। लाइक सेवा रूरल में हम लोगों ने पूरे स्टाफ को हफ्ते में एक बार आयरन टेबलेट लेनी ही है जिसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। तो एक हम लोग कंज्यूम करेंगे तो हम लोग फील्ड में जाके बता पाएंगे कि ये करने जैसा चीज है। तो वो एक पूरा एडोलेसेंट के साथ इस तरह से काम करते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन था कि any incidents where you have seen that Arutab has been distributed among family members or older siblings? Yeah. तो जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ज्यादा होते हैं तो वहाँ पे ये इश्यूज आते हैं, लेकिन फिर हम लोग ज्यादा उनको कन्विंस करते हैं, और वो हमें वो डेली वेट गेन कितना होता है उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे उसने खाया है कि उसके बड़े भाई या बड़े बहन ने खाया है। तो फिर धीरे धीरे उसको समझाते हैं। और ये डेली वेट गेन का जो क्राइटेरिया है ना, वो सबको फॉलो करना चाहिए। तो उससे काफी क्लैरिटी आती है कि जो एडवाइस हम देते हैं, क्योंकि खाना खिलाने का काम तो अल्टीमेटली घर वालों को ही करना है, लेकिन जो एडवाइस हमने दी है, जो काउंसलिंग हमने किया है, वो प्रॉपरली वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो डेटा से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे वो प्रॉपरली फॉलो हुआ है पर यहाँ पे नहीं हुआ है। तो उसके हिसाब से फिर थोड़ा डिटेल में पूछते हैं तो वो लोग बताते हैं कि हाँ ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है। तो फिर हम लोग उसको मना करते हैं कि एक मेडिसिन है, ये दवा के हिसाब से खानी चाहिए। तो थोड़ा उस टाइम पे थोड़ा डराते भी है, ऐसा नहीं है कि सब अच्छी अच्छी बात करते हैं। तो उस तरह से फिर उसको कन्विंस करने के ट्राई करते हैं कि ये बच्चा जो कमजोर होता है उसी के लिए दवाइयाँ है, तो उसको मत खिलाओ। तो वो धीरे धीरे, लेकिन उसको 100% रोक पाना मुश्किल होता है, लेकिन हमें यहाँ पे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। फिर एक क्वेश्चन सी, हाउ टू जनरेट हेल्थ नीड्स ऑफ कम्युनिटी टू कम नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी फॉर द एनसीडी चेकअप। तो जो हमारा एनसीडी प्रोग्राम है वो पूरा ऐसा प्रोग्राम हमने प्लान किया है कि हम लोगों ने 30+ का हर एक का हाउस टू हाउस स्क्रीनिंग किया। और फिर जो स्क्रीनिंग के अंदर क्राइटेरिया के हिसाब से हाइपरटेंशन और डायबिटिक आए, उसको सीएचओ के पास ही जाना है या पीएचसी पे ही जाना है। पीएचसी पे कैसे जाना है उसका हम लोग पहली बार फैसिलिटेट करवाते थे। अभी तो ऐसी बात हो गई है कि गवर्नमेंट की ओर से जो सीएचओ होते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के, वही सामने से बोलेंगे कि इस गांव में मैं आऊंगा, वहां पे लोगों को इकट्ठा करके रखना। तो उस तरह का पूरा रिपोर्ट एक ही साल में हो चुका है। तो नो डाउट इनिशियल स्क्रीनिंग हमें करना पड़ेगा, और स्क्रीनिंग करने के बाद दवाई नहीं देनी है। हाँ, जो एकदम हाई रिस्क है, जिसको सीवियर हाइपरटेंशन है, सीवियर ब्लड प्रेशर है, जिसको एकदम बोलते हैं कि वेरी हाई रिस्क, उसको रेफरल करना है, दवाई देनी है। लेकिन जो उसके नीचे की ग्रेड में है उसको तो हमें रिफर ही करना होता है सरकारी सिस्टम में। और धीरे धीरे उसका उन लोगों ने भी एक कार्ड बनवाया है
कि एनसीडी कार्ड, जो हाइपरटेंशन आया था तो इतना था, वो दवाई दी, और हम लोगों ने भी एक कार्ड बनवा के उनको दिया है कि आप वो जाके लेके आओ और वहाँ पे उसको भरवा के आना। और दूसरा, उसका भी हम लोगों ने कभी मोबाइल एप्लीकेशन 6 महीने पहले ही बनवाया है, और उसका ट्रैकिंग भी हम लोग अभी स्टार्ट किया है। तो इनिशियल हाउस टू हाउस सर्वे इज मस्ट। उसके बाद प्रॉपर गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को भी वो चाहिए नहीं कि वो हमें, और ऐसा नहीं है कि ये काम हमने किया है आप मत बताओ, वो लोग अपने डेटा में भी बताते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अल्टीमेटली पेशेंट को, बेनिफिशियरी को लाभ होना चाहिए, उसको गवर्नमेंट की फ्री दवाइयाँ मिलनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सरकार के पास दवाई नहीं होती है, तो उस टाइम पे फिर हम लोग उस दवा को रिप्लेनिश करते हैं, और जो हमारे सुपरवाइजर के पास होती है कि मेटफॉर्मिन है कि नहीं, या फिर एटेनोल है कि नहीं, एम्लोडिपिन है कि नहीं, और कुछ दवाई चेंज करनी होती है, तो फिर वो लोग हमें कॉल करते हैं डॉक्टर्स को, और पूरा हिस्ट्री बताते हैं। फिर हम लोग व्हाट्सएप के बोलते हैं कि उसको ये दवाई की जगह ये दवाई स्टार्ट करो, तो उस हिसाब से दवाई अभी चल रहा है। तो उस तरह से पूरा एनसीडी के अंदर काम चलता है। हम लोगों ने एक ही ब्रांड अभी यूज किया है, पर्टिकुलरली धर्मपुर में। झगड़िया में हम लोगों ने दो अलग अलग कंपनी से लिया है, लेकिन धर्मपुर में तो एक ही ब्रांड अभी यूज कर रहे हैं, और वही। और ऐसा नहीं है कि ये ब्रांड अच्छी है, सब हमने दोनों ब्रांड का जस्ट प्राइस का एक डिफरेंस था, इसलिए हम लोगों ने चेक किया था। लेकिन दोनों ब्रांड की क्वालिटी में कोई इश्यू नहीं है। हम लोग क्वालिटी सर्टिफिकेट भी मंगवाते हैं, और इंडिया में काफी ऐसे कम है जो ऐसा प्रॉपर आरयूटीएफ बनाते हैं, क्योंकि अभी आरयूटीएफ गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है, तो उनका जो जनरली जो आरयूटीएफ होता है वो अफ्रीकन कंट्रीज में या फिर अदर कंट्रीज में जाती है, तो क्वालिटी भी उनकी एक अच्छी बेंचमार्क में होती है, तो इतना एक बड़ा इश्यूज नहीं होता है। सही बात है। एएनसी वन में इश्यू है कि एक डाइट कल्चर का एक इश्यू रहता है, तो यहाँ पर भी है, लेकिन वो भी उसको भी समझाने का ट्राई करते हैं। और फिर भी काफी ऐसी बहनें हैं जो मैंने दिखा है 25 kg 30 kg, तो कई ऐसी बहनों को भी आरयूटीएफ देने का हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि उनको डाइट का बोलेंगे तो वो नहीं करेंगे, लेकिन आरयूटीएफ इज लाइक हाई रिच हाई प्रोटीन। तो ये 2 साल से हम लोगों ने आरयूटीएफ ऐसी बहनों को भी देने का चालू किया है, और उससे उनके भी काफी फर्क पड़ा है। उसकी एटलीस्ट भूख बढ़ी है, और खाने का उनका भी मूड ज्यादा रहता है। महेंद्र, इसके बारे में बताओ। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आरोग्य सहेली का मोटिवेशन बढ़ा रहे, उसके लिए संस्था क्या करती है? नहीं, आरोग्य सहेली जो फील्ड में काम कर रही है, मतलब वो स्थानिक कार्य कर रहे, गांव में रहती है। 1,000 के पॉपुलेशन में वो जितने भी हमारे बेनिफिशियर है उनके साथ वो मतलब जुड़ी हुई है। तो उनका जो काम है लोगों के साथ, तो हमारा बेनिफिशियर है, मतलब एएनसी है, चाइल्ड है, तो उनके साथ वो काम करती है। और जैसे कोई अच्छा काम हुआ है तो उनको हम महीने में एक बार हम मीटिंग में बुलाते हैं उनको। तो वो जो अच्छा काम हुआ है वो हर एक के सामने मतलब प्रेजेंट करते हैं। हमारा जो सुपरवाइजर है उनके बारे में सबको बात करते हैं, मतलब तो उस तरह से उनका एक मोटिवेट बढ़ता है। और दूसरा ये है कि हमारा पूरे आरोग्य शैली का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसमें हम जो चीज अच्छी हो रही है और जो शैली ने अच्छा किया है तो वो भी हम उसको बताते हैं। और ऐसा है कि मतलब कोई अच्छा काम हुआ है तो उनको हम बताते हैं कि भाई आपने जो काम किया है, उनको जो पेशेंट के बारे में 2-3 दिन आपने निकाला है, तो वो एक किसी का मतलब क्या बोलते हैं कि उसका जीव बचा है, तो वो पैसे से हम तोल नहीं सकते। तो वो गांव के जो जिस घर में ऐसा हुआ है तो उनको वो ही बोलते हैं कि भाई आपने अच्छा काम किया है, हमारे बच्चों का और बहनों का जो आपने जो काम किया है, अच्छा एक जीव बचाया है। तो वो उनको धीरे धीरे वो एक घर में हुआ, 2 घर में हुआ, ऐसे मतलब गांव के लोग ही ऐसे बोलते हैं, तो उनको एक अच्छा मतलब बेनिफिट मिलता है कि नहीं, हम सब गांव में गांव के लोग के लिए हम काम करेंगे। तो इस तरह से ये गांव के लोग ही उनको मोटिवेट करते हैं। दूसरा ये भी है कि संस्था भी उनको जब मीटिंग में आते हैं तो ऐसे बात बात करते हैं, और एक दूसरे से जो केस स्टडी है उनको सुनाते हैं। और दूसरा, इंसेंटिव तो उनको मिलता ही है, लेकिन इंसेंटिव से काम तो नहीं चलेगा, लेकिन इस तरह से
जो गांव के लोग बोलते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो ये मोटिवेट ऑटोमेटिक हो जाती है। फिर संस्था उसको एजुकेशनल टूर के लिए भी ले जाती है, ऐसे रूटीन टूर के लिए हाँ, भी वो ले तो जाती है। तो उस हाँ तरह से भी उनको कई कई लोगों ने ऐसा हो कि वो कई बार ट्रेन में पहली बार बैठे होते हैं, तो जब सेवा रूरल ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो उनको स्पेशल ट्रेन में रिजर्वेशन कोच में बिठा के लेके आते हैं। तो वो भी एक अलग, उनका एक पूरा चार्म अलग रहता है। कई लोगों ने अभी तक वो क्या बोलते हैं कि दरिया को यानी कि देखा है, सी को देखा ही नहीं है। तो ऐसे भी बहने जहाँ पे उनको ले जाते हैं तो वो सामने से बोलते हैं भी अभी हमें ऐसे जगह पे घूमने ले जाना, नेक्स्ट टाइम इस तरह से करना। और उसके हस्बैंड का भी एक सपोर्ट काफी है, क्योंकि विदाउट हस्बैंड सपोर्ट वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाती। तो उसके हस्बैंड के साथ भी रेगुलरली हमारे सुपरवाइजर्स और जो हेडक्वार्टर का स्टाफ है, क्लस्टर इंचार्ज है, वो रेगुलरली मिलते हैं और उसको भी मोटिवेट करते हैं कि आपके सपोर्ट के बिना ये बहन इतना काम नहीं कर पाती। और दूसरा जो महेंद्र ने बोला कि गांव वालों को, गांव वाले जो बोलते हैं ना, उससे उनको ज्यादा सपोर्ट मिलता है और सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि गांव में भी उनकी रेपुटेशन ऐसी हो गई कि 3 बहनें अभी सरपंच बन गई विदाउट इलेक्शन। तो इस तरह का एक मोटिवेशन और डेडिकेशन उनके अंदर है, और वो सरपंच है फिर भी अभी सहेली के तरह का काम कर रही है। तो आप मान लगे कि वो कितना डेडिकेशन के साथ काम करती होगी। तो वो एक डिफरेंट ही वर्ल्ड है उनके लिए। तो पैसों से वो मोटिवेशन मिलता है ऐसा नहीं है, पैसा जरूरी होता है, लेकिन पैसे के अलावा जो उनको अलग अलग तरीके से जो उनको सम्मान मिलता है ना, वो उनके लिए काफी मायने रखता है। क्योंकि पहले वो घर पे या खेत में ही काम करती थी, आज उसकी खुद की एक इमेज है गांव के अंदर, और लोग उसको रिलाई करते हैं कि अगर कुछ इश्यू है तो ये बहन है, हमें सपोर्ट करेगी। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है और सेल्फ मोटिवेशन है। जो दूसरा क्वेश्चन है कि मोबाइल एडिक्शन इन एडोलेसेंट एंड चिल्ड्रन, तो उसके बारे में भी अभी हम लोग भी सोच रहे हैं कि उसको कैसे निपटा जाए। क्योंकि वहां पर भी अभी सिग्नल जैसे जैसे टावर आने लगे हैं, तो 5 साल पहले मैं देखता था तो फील्ड में काफी लोग खेलते थे, घूमते थे। अभी पूरे एडोलेसेंट और यूथ एक दो जगह पे बैठ के मोबाइल पे ही कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज है, हम लोग भी उसमें किस तरह से सॉल्व करें उसका आज आज की तारीख में हमारे पास कोई जवाब नहीं है। और हम लोग अगर उसका कुछ जवाब निकालेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, लेकिन इश्यू है। और अभी एकदम अंडर सो एरिया में जहां पर भी सिग्नल आने चालू हो गए हैं, वहां पे इश्यू स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी तक तो उस पे हम लोगों ने इतना फोकस और काम नहीं किया है, लेकिन वो इश्यू है, वो हमारे ध्यान में आया है और उसके लिए जल्दी कुछ करेंगे। आई थिंक बहुत ही क्वेश्चंस आए, बहुत ही प्रोडक्टिव रहा ये सेशन। अभी और कोई है क्वेश्चन लास्ट? आई थिंक हमारा टाइम खत्म होने को आया है। इसमें जेएसएस से भी थे लोग, संगवारी से भी थे, धीरेन भाई जो पूछ रहे थे मैं उनको जानता हूँ किसी किसी को, और इंट्रोडक्शन भी आया था। वसु को तो आप जानते ही होंगे, वसुंधरा को। तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्ट लोगों में जनरेट हो रहा है। तो थैंक यू, आपने ये शेयर किया यहाँ पे। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है और बहुत ही सिंपल वे में इम्पैक्टफुल काम हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली। एक बार लास्ट टाइम हम पूछ लेते, किसी को है क्वेश्चंस, किसी को और कुछ पूछना है? मैं मेरा ईमेल आईडी लिखता हूँ चैट बॉक्स में, अगर किसी को पर्सनली कुछ ज्यादा पूछना है, जानना है तो यस, कर सकते हैं। श्योर, यस। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन धीरेन भाई, आपने ये टाइम निकाला और ये प्रेजेंटेशन शेयर किया सबके साथ। ये प्लेटफॉर्म जो लोग काम करते हैं फील्ड में उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है, उसमें काफ़ी लर्निंग और काफ़ी इंसाइट्स जनरेट होते हैं। तो ये भी बहुत ही स्टिमुलेट किया इसने भी। तो हम होपफुली ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में भी आप ऐसे शेयर करते रहें, और सेशंस दूसरे हैं उसमें भी अगर हो सके तो आप पार्टिसिपेट करें, तो आई थिंक काफ़ी यूज़फुल डिस्कशन होगा।
और आपकी जो टीम है पूरी जशोदा नरोत्तम ट्रस्ट की जो टीम है हाजिर, उनको भी आई थिंक अप्रिशिएशन हमारी तरफ से, सबकी तरफ से, कि उन्होंने जो एक्चुअल वर्क किया है, हार्ड वर्क, मोटिवेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, वो बहुत ही अप्रिशिएबल है और वो उसका काम दिख रहा है, ये जो डेटा है, नंबर्स है उसमें। तो आप सभी को बहुत ही अभिनंदन, बहुत ही अच्छा काम सब कर रहे हैं। और ऐसे ही हम आशा रखते हैं कि ऐसा काम कंटिन्यू रहे और नई नई जो प्रॉब्लम्स है, जो मोबाइल यूज है या जंक फूड है, फिजिकल एक्टिविटी, उस सब के लिए भी इसमें से सॉल्यूशंस इमर्ज करके आए और दूसरे लोगों को उसमें से लर्निंग्स हो काफी सारे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको कुछ, धीरेन भाई, कुछ कहना है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स या कमेंट्स है? नहीं, बस मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरवेंशन विथ डिटेलिंग अगर हमारे पास होता है और प्रॉपर फॉलो अप कर सकेंगे तो मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स इश्यू को भी सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ा डेडिकेशन टीम का होना चाहिए और एक अलग प्रकार का मोटिवेशन और डेफिनेटली टेक्निकल इनपुट्स जो हमारी ओर से हमारे कार्यकरों को दिया जाएगा। तो और थोड़ा मॉनिटरिंग डेटा सेंट्रिक अगर ज़्यादा करेंगे तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है, ऐसा हमारा एक अनुभव सेवा रूरल का काफ़ी सालों का रहा है। तो ये दो चीज़ मुझे लग रही है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े सिंपल तरीके से, लेकिन डिटेल में अगर जाएंगे तो कई प्रश्नों के निकाल कम्युनिटी बेस पे हो सकते हैं। और जहाँ पे हॉस्पिटल सेटअप की ज़रूरत है तो वहाँ पे तो ज़रूरत रहेगी। ओके, ठीक है। सो इसके साथ हम ये सेशन को पूरा करते हैं। थैंक यू वंस अगेन। अगले महीने फिर मिलेंगे हम दूसरा सेशन के साथ, वो मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ। तब तक के लिए फिर से थैंक यू और फिर मिलेंगे। चलो, थैंक यू सबको, Yeah. थैंक यू सुनने के लिए।